गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का डिस्कशन कर रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर स्केलर आता है, लेकिन जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जब भी कहीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा, इसलिए उस वेक्टर का आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा जाएगा। तो चूंकि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पूछा जाएगा, डायरेक्शन भी पूछा जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हमने आपको बता दिया था। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है। तो कोई भी दो वेक्टर्स आपको दिए जाएं और उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पूछे तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उनके क्रॉस प्रोडक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर किस तरफ होगा इसे हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। यहाँ इसको जरा कायदे से समझिए। मैंने बताया था कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ऑलवेज perpendicular to the plane of vector A cross vector B, which can be determined by right hand स्क्रू रूल, which can be determined by right hand screw rule। यानी किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और प्लेन के परपेंडिकुलर किधर होता है इसका कैलकुलेशन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे मान लो एक वेक्टर ये ए है, ध्यान से समझिए इसको, और ये दूसरा वेक्टर बी है, और ये दोनों के बीच का एंगल है। अब वेक्टर ए और जब भी कोई दो वेक्टर दिए जाएं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर सी दे दिया गया, एक वेक्टर डी दे दिया गया, और कहा जाए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी का डायरेक्शन बताइए। दो वेक्टर पी और क्यू दे दिया जाए और कहा जाए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का डायरेक्शन बताइए। तो आप करेंगे क्या कि पहले जो दो वेक्टर्स दिए हैं उनके टेल को आपस में जोड़ दो, और जितने एंगल पर दोनों के बीच का जितना एंगल उतना एंगल बना लीजिए और दोनों के टेल को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप इन दोनों वेक्टर के हेल्प से पैरेललोग्राम बनाइए। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन आपको डॉटेड लाइन से ही करना है। अब जब आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया तो इस पूरे पैरेललोग्राम के बीच जो पूरा ये प्लेन है, ये पूरा ये जितना एरिया इसका कब्जा है, जितना इस बाउंडेड रीजन है, इसी बाउंडेड रीजन को, ये पूरा जो बाउंडेड रीजन है जो ये दिख रहा है इसके अंदर, इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो जब भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हो तो वो जो दो वेक्टर जितने एंगल पर दिए हुए हैं या उनके बीच जितना एंगल है उतने एंगल पर दोनों वेक्टर जोड़ दो, टेल टू टेल, और जोड़ने के बाद डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम बना लीजिए। जब पैरेललोग्राम बन गया तो इस पैरेललोग्राम के बीच का ये जो इलाका है पूरा, इसी इलाके को कहेंगे प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा।
तो मान लीजिए यह एक प्लेन है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब हमको यही जानना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। तो ये हमेशा याद रखना कि किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर होगा कि अंदर, इसका डिटर्मिनेशन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से करते हैं। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, और यहां मान लीजिए कोई स्क्रू है, ठीक। अच्छा, चूंकि हमको निकालना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो चूंकि ए पहले है बी बाद में है, इसलिए हम ए से बी की तरफ एरो लगा देंगे। ये एरो हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है और यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है। अब ऐसे स्क्रू ड्राइवर या पेचकस लगा करके, जैसे ये एरो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए पेचकस को। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्क्रू बाहर की तरफ खुलेगा, इसका मतलब बाहर की तरफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ। और चूंकि हम इधर हवा में बना नहीं सकते, इसलिए हम इसको इधर की तरफ शो कर दे रहे हैं। ये होगा ये बाहर की तरफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। और आपको याद होगा हमने बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। और हमने बताया था कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वही होगा जो यूनिट वेक्टर एन का होगा। इसलिए कहीं भी यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन दिखाना है तो एन का दिखा दीजिए, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा या यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन होगा, ठीक। उसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन दिखाइए, तो मान लीजिए यहां पर हमने हेडिंग डाल दिया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो आप कैसे डायरेक्शन दिखाएंगे? देखिए, मान लो ये पहला वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाया, तो ये पूरा इलाका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का प्लेन हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं प्लेन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन भी इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे लगा? अच्छा, हमको निकालना है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, तो बी से ए की तरफ हम एरो लगाएंगे, और हमारा ये एरो क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए यहां पर यदि स्क्रू ड्राइवर या पेचकस लगाकर इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो पेच अंदर की तरफ कसेगा, और पेच जिधर कसेगा उधर ही डायरेक्शन बी क्रॉस का ए का होगा। तो चूंकि अंदर की तरफ पेच जा रहा है, इसलिए अंदर ही बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। लेकिन अंदर चूंकि हम नहीं बना सकते, इसलिए इधर बना सकते हैं, इधर बना दिया जाता है, ठीक। अब ऊपर की तरफ था तो यूनिट वेक्टर एन था, नीचे की तरफ है तो इसको माइनस यूनिट वेक्टर एन कर दीजिए, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है। ये जो पूरा रीजन है, ये इसी को प्लेन ऑफ बी क्रॉस ए कहते हैं। ये जो पूरा रीजन है, इसी को प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी कहते हैं, पूरे इलाके। ये याद रखिएगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछे या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पूछे, हमने बता दिया। और इसी तरह से किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पूछता है तो आप आराम से राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हो। और ये तरीका याद रखिए जो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ हमने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ा रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट कि ए क्रॉस बी और एन का डायरेक्शन सेम होता है। तो बहुत जगह यदि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा जाता है तो हम एन का डायरेक्शन लिख देते हैं, तो इसका वही डायरेक्शन हो गया, ठीक। अब ऊपर की तरफ था तो यूनिट वेक्टर एन लिखे, जब जस्ट इसके रिवर्स है तो माइनस यूनिट वेक्टर एन लिखेंगे। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देख लीजिए, जैसा आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब कुछ यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लें, समझ लें इसको।
जैसे पहला पॉइंट आपको बताया हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ठीक, यदि बी क्रॉस ए निकालिए, ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर माइनस एन, क्योंकि अभी हमने बताया है कि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन जो होता है उसके जस्ट अपोजिट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन होता है, इसलिए ये प्लस ये माइनस, इसको थोड़ा और ये माइनस साइन बाहर कर दें, ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया बी क्रॉस ए। ठीक, चूंकि यहाँ पर ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू माने 1 2 3, तो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू 3 इंटू 5 लिखिए या 5 इंटू 3 लिखिए, कोई बात अंतर है नहीं, इसलिए यहाँ ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, बात एक ही है। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए आप चाहें तो इस पूरे ये पूरी वैल्यू है ए क्रॉस बी की, तो इसकी जगह ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बी क्रॉस ए कहीं भी लिखा हो तो उसे माइनस ए क्रॉस बी, यानी ये ए बाद में है यदि पहले रखना चाहते हैं और बी पहले है बाद में रखना चाहते हैं, यानी इनके प्लेसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से क्लियर है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, तो यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स does not follow कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। और यहां पर ये बात याद भी रखिएगा कि जैसे यदि आपको कहीं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी दिया हो, तो आप चाहें इनकी पोजीशनिंग को रिवर्स करना चाहें, सी पहले है डी बाद में है, यदि आप डी को पहले सी को बाद में लिखना चाहते हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा। इस तरह से यदि कहीं पी क्रॉस क्यू लिखा हुआ है और आप इसकी पोजीशनिंग चेंज करना चाहते हैं तो माइनस लगा के क्यू क्रॉस पी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था कि कहीं भी यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हो तो आप सीधे उसको वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हो, दोनों सेम होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए कहीं भी वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा हो तो वेक्टर बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो, उसके लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ हम 2 एग्जाम्पल भी बताए हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसा कर सकते हो। तो पहली बात क्लियर हो गई कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, अब यहां पर सेकेंड पॉइंट देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब जैसे मान लीजिए यदि कहीं आपको लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यदि कहीं भी ऐसे लिखा हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, तो आप इसको लिख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यानी
दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है, एक आध नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार और याद रखना कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फॉलो करता है लेकिन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। यदि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उसको सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में बताया था। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ किया जाए तो इसी को हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू निकालनी है, बताया था पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन और दोनों के बीच का एंगल। तो चूंकि दोनों ही वेक्टर ए है तो कोई भी वेक्टर अपने ही साथ एंगल कोई नहीं बनाएगा, एंगल 0 बनाएगा, इसलिए यहाँ 0 लिख देंगे इनटू यूनिट वेक्टर एन। अब साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो कभी भी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं तो भी 0, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर लिखते हैं तो भी 0, ठीक है ना। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी लिखते हैं तो इसका मतलब 0 होगा, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ कहीं क्रॉस प्रोडक्ट किया हो तो उसकी जगह 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर यदि पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट यदि आपसे निकालने को कहा जाए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों पैरेलल हैं यानी एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। अब इनका यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन, तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा कि यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब कि वे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, या उसी को दूसरे तरह से समझ सकते हो कि यदि दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए और निकालकर 0 दिखा दीजिए। जैसे हम इसके पहले वाले में बताए थे कि यदि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 दिखा दीजिए। उसी तरह से यदि दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर 0 दिखा दीजिए। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि ये वेक्टर पैरेलल हैं। तो जब भी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करने का कोई न्यूमेरिकल आए तो आप क्या करिए कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए और 0 दिखा दीजिए और लिख दीजिए कि सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज 0 हेंस वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और यदि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और 0 दिखा दीजिए, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, इट मीन टू वेक्टर्स will be parallel if their cross vector become 0, यानी दो वेक्टर पैरेलल होंगे यदि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए। पॉइंट नंबर 5,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके बीच का एंगल 90 है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ए बी इंटू एन हो जाएगा। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। या वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यदि पूछा जाए, तो जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, ये यूनिट वेक्टर एन हटा देंगे, तब हो जाएगा ए बी। इसलिए कहा जाए कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताइए, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ए भी हो जाएगा, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। और कहा जाए कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन जरूर लगेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए, क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, इसी पॉइंट में पूछा जाता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 आया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यहां से यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब ये यूनिट वेक्टर एन है क्या, आपको फिगर में हमने दिखाया भी था, बताया भी था, एक बार फिर देख लें। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये डॉटेड लाइन से पैराग्राम बना दिया, तो ये पूरा इलाका जो होगा ये वेक्टर ए क्रॉस बी का प्लेन होगा, प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब यूनिट वेक्टर एन का जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर की तरफ होता है, यानी एन एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि यहां लिख सकते हो वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है, कोई दो वेक्टर दे देगा, जैसे ए और बी दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताइए। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ये फार्मूला है। क्या कीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जो आंसर आता है ऊपर रख दीजिए और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जैसे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े थे, वैसे ही यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे। तो आप जानते हो कि 3 यूनिट वेक्टर हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, एक यूनिट वेक्टर जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और यूनिट वेक्टर के जेड एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है।
तो आप जानते हो कि तीन तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं, वेक्टर आई, जे और के। आई इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जेड इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग के इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब सबसे पहले वेक्टर आई क्रॉस आई निकालना हो, तो अभी हमने बताया है कि थोड़ी देर पहले कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर 0 आता है। उसी तरह से यदि कहीं जे क्रॉस जे लिखा हो ये भी 0 होगा, कहीं वेक्टर के यूनिट वेक्टर के का क्रॉस के लिखा हो तो ये भी 0 होगा। तो ये पहला 3 रिजल्ट अलग याद करिएगा कि कहीं भी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के लिखा हो तो इनका वैल्यू 0 होता है। दूसरा, यदि आपसे कहा जाए आई क्रॉस जे बताइए, तो आई क्रॉस जे को आप लिख सकते हो माइनस जे क्रॉस आई। हमने बताया था कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में जब पोजीशनिंग रिवर्स करोगे, जो बाद में है उसको पहले करोगे, जो पहले बाद में करोगे माइनस लग जाएगा, और इसी की वैल्यू के कैप होती है। आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप। उसी तरह से यदि जे क्रॉस के लिखना हो तो इसको आप चाहें तो माइनस के क्रॉस जे लिख सकते हो और इसकी वैल्यू आई कैप हो जाएगी। के क्रॉस आई को चाहें आई क्रॉस के लिख सकते हो और आई क्रॉस के की वैल्यू जे होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि यूनिट वेक्टर्स कहीं आते हैं आई जे के और उनके क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा होती है तो आपको ये सारे रिलेशन याद रखने चाहिए। ये तो 0 होंगे तीनों, और वेक्टर आई क्रॉस जे लिखा हो तो उसकी जगह के लिख सकते हो, जे क्रॉस के लिखा हो तो आई लिख सकते हो, के क्रॉस आई लिखा हो तो जे लिख सकते हो। ठीक, ये याद रखिएगा। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का समझ गए तो आपको इसके बाद हम सिखाते हैं, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाए थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वैसे ही इसमें हम सिखा रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आप सीखे थे, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखिए। तो डॉट प्रोडक्ट की जगह दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखिए। जैसे मान लो आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, और आपको वेक्टर बी दिया गया i प्लस 3j प्लस 3k, और आपसे कहा गया फाइंड पहला वेक्टर ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और दूसरा कहा गया फाइंड वेक्टर बी क्रॉस ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो आप कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तरीका क्या है, एक सिंपलेस्ट मेथड से बताते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के और भी एक तरीका है, लेकिन जैसे बता रहे हैं सिंपल तरीका समझ लीजिए ताकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाए। आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मान लीजिए, तो यहाँ पहले लिख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू, अब आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए ऐसे, और डिटर्मिनेंट के ऊपर आई जे और के लिख दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए और आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए, तो जैसे यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी पूछा गया तो लिख दीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे और के लिख दिया। डिटर्मिनेंट बना लीजिए, डिटर्मिनेंट बनाकर ऊपर आई जे के लिख दीजिए सारे क्वेश्चन में। अब चूंकि यहाँ पहले ए है तो ए की तरफ आइए, पहले ए लिखा है, ए पर आइए। आई का कोफिशिएंट 2 आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट -1 जे के नीचे, के का कोफिशिएंट 2 के नीचे। फिर आपका वेक्टर बी है, अब बी पर आइए, आई का कोफिशिएंट 1, जे का जे के नीचे 3 और के का 3। अब यहाँ आप क्या करेंगे, लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
इज इक्वल टू, अब आप एक ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में आई लिखिए, फिर माइनस ब्रैकेट लगाइए, जे लिखिए, फिर प्लस ब्रैकेट लगाइए, के लिखिए। ये जब मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो उसका तरीका बताया जाएगा, ये रूल है। तो कहीं भी जरूरी नहीं है कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, ऐसे ही करना है आप। हाँ, ये याद रखना कि केवल जे वाले ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा, बाकी आई वाले के पहले और के वाले के पहले प्लस ही रहेगा। तो चाहे जो भी न्यूमेरिकल आ जाए, हमेशा जे वाले ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा, रूल है ये। और डिटर्मिनेंट मैथ में पढ़ोगे तो बताया जाएगा। अब और हर ब्रैकेट के बीच में माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, आई वाले ब्रैकेट में पहले समझिए, फिर जे में, तब के में। अब आई वाले ब्रैकेट में माइनस के पहले क्या लिखना है, ये जानने के लिए आई के नीचे दबा दीजिए और आई के सामने दबा दीजिए। ये 4 बचे, तो पहले इनको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो -1 में 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, अब फिर 2 में 3 को करोगे तो 6 आएगा। उसी तरह से जे वाले ब्रैकेट में लिखना है, तो जे के नीचे दबा दीजिए, जे के सामने दबा दीजिए। 4 बचे, तो पहले 2:3 6, और फिर 2:1 2। उसी तरह के वाले ब्रैकेट में लिखना है, तो इसके नीचे दबा दीजिए, ये दबा दीजिए। 4 बचे, तो 2 में 3 का पहले यही होगा, हमेशा याद रखिएगा, 6, और -1 में 1 का -1, यहाँ माइनस है, या -1 लिखोगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -9i, और ये 6 - 2 -4, और ये +4j +7k। ये तो वैल्यू हो गई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, जो ये निकालना था। अब आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो क्या कीजिए, अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है -9 उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट है 4 उसका स्क्वायर, और के का जो कोफिशिएंट है 7 उसका स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला है, ठीक उसी तरह से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए भी निकाल लीजिएगा। तो आपको हमने कोई 2 वेक्टर यदि आई जे के टर्म में दिए हों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बता दिया, और पिछले पार्ट में उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बता दिया। अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और जहां नहीं आएगा उसको पूछिएगा, ठीक है। मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू 2i + 2j + k। अब आपको क्या क्या निकालना है देखिए। पहला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, थर्ड ए बी एंड सी, फोर्थ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फिफ्थ एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। अगला क्वेश्चन निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। सातवां निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along B, component of vector B along vector C। Question number 11, unit vector perpendicular to vector B cross vector C। 12th में A पार्ट, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, बी पार्ट वेक्टर सी माइनस 3 वेक्टर बी, सी पार्ट 3a माइनस 2c और डी पार्ट 3a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, तो आपको ये 12 क्वेश्चन हमने दिए और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई पूछिएगा, सब बता दिया गया है, समझा दिया गया है। इसके बाद आपका ये वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अब इस के बाद हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, मेहनत से पढ़िए और रिवाइज ज़्यादा कीजिए, कोई चीज़ भूलने मत दीजिए। ठीक है ना, थैंक यू।